बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा केस, वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज ने JIT के 2 मेंबरान पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक और SSCP के मेंबरान परवेज मुशर्रफ और PTI के करीबी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने दरख्वास्त के समाअत के लिए 29 मई बरोज पीर का दिन मुकर्रर कर दिया, लेकिन आखिर वजह क्या है कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामजद मेंबरान पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। इस सारे मामले पर इन मेंबरान के हवाले से 10 साल पुरानी कहानी रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब की जुबानी ही सुनेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे हिस्से की जानिब मूव करेंगे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी की बात करेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को इन चंद दिनों में 3 बड़े झटके लगे हैं। नाकामी की एक और कहानी सामने आ गई। सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ होने वाला शर्मनाक सलूक हो या फिर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैनशिप के इलेक्शन की नाकामी हो, आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के केस में हुई सुबकी हो या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह के इलेक्शन में इथियोपिया जैसे मुल्क से जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना हो, ये तमाम वाकयात आलमी सतह पर जवाल पजीर पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की खौफनाक तस्वीर है। इंडिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात तो अपनी जगह ठीक, मगर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी अब पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। सवाल यहां पर यह है कि इन 5 सालों में वजारत खारजा के अफसरान ने पाकिस्तानियों के टैक्स का 56 अरब रुपया अपनी अयाशियों पर खर्च कर डाला, मगर आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। प्रोग्राम के जब हम तीसरे हिस्से की जानिब आगे बढ़ेंगे तो रियासत बहावलपुर की बात करेंगे, जो पाकिस्तान में शामिल होने से पहले हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में शुमार की जाती थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहसिन पाकिस्तान का खिताब पाने वाले नवाब ऑफ बहावलपुर पंजम की आज 85वीं बरसी है। बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम के पाकिस्तान के लिए खिदमत किया थी और उनकी रियासत के लोग आज किस किस्म के हालात में हैं, कैसे गुर्बत का शिकार हैं, इनकी खिदमत और तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ तेल की कीमतें और लाइन लॉसेस कम होने के बावजूद गर्दशी कर्जा 401 अरब रुपए से तजावुज किस तरह से कर गया, आज के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मुकम्मल तफसीलात भी पेश करेंगे। और गुज़िश्ता रोज यह खबर भी सामने आई थी कि बेटे को नौकरी ना मिलने पर वजारत दाखिला के लोअर ग्रेड के एक मुलाजिम की जानिब से खुदकुशी कर ली गई। कि आप पाकिस्तान में वालिदैन अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए इस किस्म के हद तक जा सकते हैं, खुदकुशी की जाएगी। आखिर पाकिस्तान के डिटेल्स से इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब JIT के हवाले से बात करेंगे। 29 मई का दिन बरोज पीर मुकर्रर कर लिया गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त में क्या होगा? क्या JIT मजीद एक्सटेंड कर दी जाएगी, कुछ दिन रोक दी जाएगी, मेंबरान तब्दील होंगे? आखिर ये मामला किस जानिब जा सकता है? ये तो अदालत पे मबनी है कि वो क्या करते हैं, मगर ये जो एतराज़ किया है JIT के 2 मेंबरान से, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने किया है, ये आपने हमने नहीं। और इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि एतराज़ तो PTI को होना चाहिए था कि जनाब ये जो है मेंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी उनका इख्तियार है, उनके अंडर है ये इदारे, तो शायद वो इन्फ्लुएंस ना कर लें। तो उल्टा इन्होंने इतराज़ कर दिया, और इतराज़ भी बड़ा फ्रिवलेस है कि जनाब इनका मुशर्रफ से ताल्लुक था या PTI के 2 मेंबरान का ताल्लुक था। सरकारी मुलाजिम जो भी 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड में हैं, वो पिछले 30 साल में सारी गवर्नमेंटों के अंडर काम करते रहे हैं। कोई मेंबर है जिसने, कोई सरकारी मुलाजिम जिसने मुशर्रफ के दौर में जो 22वें ग्रेड में या 21वें में है जिसने काम नहीं, जाहिर है 30 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, तो सारे ही जो है मुलाजिमीन जो है सरकारी जो है सीनियर, उन्होंने सब गवर्नमेंट्स में मियां साहब के दौर में भी काम किया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी किया और मुशर्रफ के दौर में भी किया। तो ये बड़ा फ्रिवलेस सा जवाब है। असल वजह क्या है? असल अब उस पर क्यास किया जा सकता है कि असल क्या है। बात यह है कि तनाजुर यह है कि जब जो फैसला गया 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया था, उसमें ये इशू था कि 5 मेंबर हजरात ने ये TOR जो दिए, मैं दोबारा लोगों को याद कराना चाहता हूं, कोर्ट ऑर्डर सॉरी कोर्ट ऑर्डर जो था, उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है TORs में कि जनाब ये पता किया जाए कि ये इन बच्चों ने, हसन और हुसैन ने इतनी छोटी उम्र में इतनी दौलत कैसे इकट्ठी कर ली। उसके अंदर मैं उसमें से पढ़ रहा हूं कि जनाब ये बेरर सर्टिफिकेट ये फ्लैट्स में कैसे तब्दील हो गए, जनाब ये हिल मेटल और फ्लैगशिप जो कंपनियां ये कैसे बनी, और ये वालिद साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, उनके बच्चों ने इतने 84 करोड़ रुपए के गिफ्ट जो हैं वो कैसे दे दिए। ये थे
तो प्रॉब्लम वहां ये था कि क्योंकि ये 184/3 के तहत 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में ना तफ्तीश हो सकती थी ना क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी। उसके बावजूद 2 जजों ने फैसला दे दिया, इन्होंने सही करेक्ट किया, 3 ने होल्ड पे रखा कि हम मजीद तफ्तीश जेआईटी में ये क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करवाएंगे और हम जो है ना ये तफ्तीश भी करवाएंगे। अब जब ये तफ्तीश हो रही है इन चीजों की, तो इन्होंने ये शोर मचा दिया है कि 2 मेंबरान के ऊपर क्वेश्चन कर दिया है। बात ये तफ्तीश तो होनी है, ये हमें नजर आ रहा है। और उसमें जो तलाल चौधरी साहब के मुख्तलिफों के बयान आ रहे हैं ना कि जनाब वो तो फॉरेन नेशनल्स हैं और वो जो है उनसे तो ये नहीं कुछ चीजें पूछी जा सकती। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने गौर नहीं किया कि कोर्ट ऑर्डर में 5 मेंबर बेंच ने 187/2 187(2) के तहत इख्तियार दिया है। हम जिक्र इस प्रोग्राम में कर चुके हुए हैं। अब जाहिर हम वकील नहीं है, मगर हम वकला से मशवरे करते हैं, जजों से पुराने से पूछ के। तो 187(2) ये है कि जुरिस्डिक्शन बताती है, जुरिस्डिक्शन के जहां जहां सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, इस जेआईटी की भी जुरिस्डिक्शन है। सही। जिसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है, और मेरा ये ख्याल है कि इनके बच्चों के पास सऊदी या ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, तो ये डुअल नेशनल्स हैं। सही। तो इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आप होल्ड करते हैं तो ये अदालत और जेआईटी मजाज है इनसे पूछने की कि आप अपनी जायदादों का हिसाब दें। इनके पास जुडिशियल पावर्स हैं, दूसरे लफ्जों में जुडिशियल पावर्स हैं। और दूसरा ये कि ये नहीं कह सकते कि हम बाहर हैं, उनसे भी, उनके वालिद साहब से भी पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चों के एहसासे दें, ना सिर्फ के जो पहले बताए हुए हैं कि बाकी एहसासे क्या हैं। डिटेल्स इन्होंने आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये क्वेश्चन आता रहा कि जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने पूछा था कि आप बताएं कि कतरी इस खानदान के साथ आपके और क्या क्या कारोबारी ताल्लुकात रहे और क्या क्या बिजनेस डील्स होती रही। वो लिफाफा बंद करके दे दिया गया था, वो अदालत के पास पड़ा गया, वो पब्लिक नहीं किया गया। मगर इसके अंदर अदालत ये कह चुकी है कि हम इनसे इनके बाकी एहसासों के मुतालिक भी पूछेंगे। अभी तो ये 4 फ्लैट्स के ही नहीं समझाया पा रहा ना। तो मेरा ख्याल है, मेरा कयास है कि इनसे पूछा जा रहा है जेआईटी के जनाब बताएं हुसैन साहब आपके पास और क्या क्या जायदादें हैं, ना सिर्फ हुसैन से, दोनों बच्चियों से और दोनों बच्चों से। तो मेरा काफी कयास है कि इसके अलावा काफी जायदादें होंगी जो कि बताना पड़ रही हैं इसमें, बताना पड़ेंगी और वो हिचकिचा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बच नहीं है। अदालत के लिए बड़ा सीधा सा है कि वो इस पे जो वो तो अदालत पे ही डिपेंड करता है, मगर ये मेरे जैसे एक आम आदमी को भी समझ आ रहा है कि जनाब ये इससे बच नहीं सकेंगे। लास्टली जो हम कहते रहे हैं कि नजर आ रहा है कि जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये सुनी जा रही है उसकी वो एंटी करप्शन लॉ, और एंटी करप्शन लॉ के अंदर जो होता है बारे सबूत उस पे होता है जिस पे इल्जाम होता है कि आप बताएं मनी ट्रेल आपने दे ली, डेफिनेटली यही होता है। तो उस पे ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये जेआईटी के बंदे क्यों पूछ रहे हैं। पहली दफा हुआ है, याद रहे कि इतने 30-40 साल में इनको आदत नहीं है, पहली दफा इनसे कोई पूछ रहा है और जनाब ये एक्सप्लेन बचना मुश्किल हो गया। क्लास साहब सारी बहस इन 2 मेंबरान के हवाले से आई है और जो एतराजात उठाए गए, आपने ट्वीट भी किया था, लेकिन अगर 10 साल हम पीछे जाते हैं तो ये सीक्रेट आखिर है क्या जिस पर एतराजात इस वक्त में सामने आ रहा है? मैं सीक्रेट पे आता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जिन मेंबरान पे 1-2 पे कुछ मैंने होमवर्क किया है, कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वेरी स्टॉटलिंग इंफॉर्मेशन, सनसनीखेज कुछ इंकशाफात हैं जो आपकी मुस्कुराहट बता रही है, मैं शेयर करूंगा। मैं जब आप कंफर्म खबर हो ना आपके पास तो फिर ऐसी मुस्कुराहट रिपोर्टर के मुंह पे आ जाती होती है। पहले तो मेरा ख्याल है, मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा, मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके बच्चों को, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने मिठाइयां बांटी थी इसी जेआईटी के बनने पे, और ये इशारे करके निकले थे कि 2 मतलब कि 2 ने कहा है कि हम डिस्क्वालीफाई हैं, 3 ने कहा नहीं जरा फर्दर चेक करवा लें। तो पूछना ये है कि आप तो खुश थे, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब की पिक्चर दिखाएं, मुबारकबादें दे रहे थे एक दूसरे को, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब गले लगा के वो जल्दी से दिखाएं। उसको मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, पूरी कौम खुश थी, वो तो तबले बजाए गए, वहां सरंगियां बजाई गई, तो गीत गाए गए, तो झुमर मारी गई। अब कहते हैं जेआईटी जो है काम ठीक नहीं कर रही है। तो जेआईटी तो जनाब बात तो वही है कि जेआईटी किसने बनाई है। आपको पहले फैसला पढ़ना चाहिए था जो जस्टिस खोसा ने कहा था कि पहले ये कोर्ट ऑर्डर पढ़ लें, हमारे 5 की जजमेंट पढ़ लें और फिर कमेंट कीजिएगा। आमिर साहब आप उस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जस्टिस आसिफ खोसा ने स्पेशली कहा था कि आप कोई रिएक्शन यहां ना दें, पहले आप इसको पढ़ लें, कोर्ट ऑर्डर भी पढ़ लें और हम 5 के आप नोट्स भी पढ़ लें,
उसके बाद किया जाएगा। मकसद ये था कि पहले विक्ट्री के निशान ना बनाना, पढ़ लेना। अब इनसे पूछना मैं चाहता हूं, जब आपने विक्ट्री कर ली, आपने यहाँ पे पूरे की पूरी अब मेला लूट गए, बल्ले बल्ले हो गई, आपने पिड़, पंजाबी में हम सराइकी में कहते हैं, पिड़ भी आप ले गए, तो फिर अब आपको नाराजगी किस चीज की? आप तो जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देन अब आप वरीड क्यों हैं? अब ले मैं वापस आऊं तो देन आई विल कम टू द सीक्रेट वाली कहानी। सही है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो 10 साल पुरानी कहानी जो एक सीक्रेट है क्लासेस साहब से, वो भी जानेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी सामने रखेंगे कि आखिर इसकी नाकामियां मजीद क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। ब्रेक लिया, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आप 10 साल एक सीक्रेट है पहले का जो हमारे साथ शेयर, मैं अभी आता हूँ 10 साल बड़ा अहम सीक्रेट है, शेयर करता हूँ। पहले जरा इनके एतराजात पे आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब को फलां अफसर साहब फलां से रिलेटेड है, फलां फलां का रिश्तेदार है। जी जी। मुझे याद आ रहे हैं रहमत अली राजी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कॉलम भी बड़े अच्छे लिखते हैं। वो जब भी CSS अकेडमी में आता था, नया बैच आता था ना सर, वहाँ पे इलेक्ट होके सेलेक्ट होके इन ब्यूरोक्रेट्स का, बाबूज का, वो सबसे पहली जो स्टोरी आती थी वहां पे उन दिनों में, वो जंग में लिखते थे, उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी और बेहतरीन रिसर्च की हुई, वो रहमत अली राजी साहब की होती थी कि ये जो 150-200 बाबूज नए जकूटा आए हैं, इनमें से कौन कौन किस किस रिश्तेदार का, सियासतदान का, वजीर का, सेक्रेटरी का भांजा है, भतीजा है, दमाद है, बेटा है। तकरीबन 90%, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 90% ब्यूरोक्रेसी में इन सियासतदानों के अपने बच्चे, इनके रिश्तेदार, इनके जानने वाले और दमाद, अगर किसी का रिश्ता नहीं भी होता था तो वो दमाद बना लेते थे कि जी आप हमारे दमाद बने। ये पॉलिटिकल फैमिलीज पाकिस्तान में करती रही हैं। सो पहले तो ये समझ लें पूरी की पूरी मोस्टली ब्यूरोक्रेसी 8-10 जो वो गरीब गुरबा हमारे जैसे पसमानदा इलाकों से जिनको कोई घास नहीं डालता था, उनको एक साइड पे करते हैं कि वो उस इलीट तबके में शामिल नहीं थे। बाकी आपको 80-90% ये तबका सारे का सारा ये अपना ही है, अपने ही लोग होते हैं। मैं उनसे रहमत अली राजी साहब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट छोड़ गए, वो जरा किसी दिन दोबारा कौम को याद दिलवाएं कि हजूर कौन कौन किस किस का रिश्तेदार, उनके पास बड़ा डाटा था। एक चीज। दूसरी में आता हूं, ये फरमाते हैं जनाब कि ये जो इन्होंने बंदे लगे हैं, ये मिले हुए हैं, मतलब है उनके अजीज हैं। फिर तो जनरल रहील साहब जो हैं, वो भी तो जनरल मुशर्रफ साहब के कोर कमांडर लगाए हुए थे मंगला के सर, उन्हीं को प्रमोशन जो थी, प्रमोशन उनको लेफ्टिनेंट जनरल की जिस बोर्ड ने दी थी, तो वो तो जनरल मुशर्रफ साहब का आप कह सकते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे लोग थे, वो मानते भी हैं कि मेरा बड़ा उनमें रोल रहा है। और दीगर जितने आज के जनरल बाजवा साहब हैं, ये भी तो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में किसी ना किसी पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, आते जाते इनका भी कहीं टाकरा हो गया होगा, जैसे फेडरल उनका सेक्रेटरीज का कह रहे थे। खुद आप एक मनी लॉन्ड्रर सईद अहमद को उठा के स्टेट बैंक में लगा दें, उसको उठा के नेशनल बैंक का सदर बना दें, उस पर कोई एतराज नहीं है। एक बैंकर को जो आपके उसको उठा के लंदन से उठा के बैंकर को कतर में गैस की डील हो रही है शहजाद अहमद की, क्योंकि उनके वाले साहब आपके पुराने एडवाइजर थे और आपको एडवाइस करते थे कि आपने क्या का काम कहाँ किस कॉर्नर में वारदात डालनी है। तो शहजाद अहमद के वक्त भी आपको याद नहीं आता। खुद तो आप चाहते हैं कि हमारा हर बंदा जो हो अपना बंदा होना चाहिए, आर्मी चीफ भी अपना बंदा होना चाहिए, IG भी अपना बंदा होना चाहिए, सेक्रेटरी भी अपना हो, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक। फाइनेंस मिनिस्टर हुदैबिया के अंदर अक्यूज्ड हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। सईद अहमद का बता रहा हूं। दूसरे सईद शेख साहब जो न्यूयॉर्क में है, वो भी जो कौंसल जनरल न्यूयॉर्क में लगाए हुए हैं, वो तो है। मैं आपको नेशनल बैंक का जो इस वक्त सदर लगाया गया है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में बकायदा उनके साहब कहते हैं वो डिजर्व करते हैं, काबिलियत है, जो मनी लॉन्ड्रिंग उनकी काबिलियत है ना, वो तो ठीक कह रहे हैं। अगर आपका क्राइटेरिया मनी लॉन्ड्रिंग है तो फेयर एनफ, अपने तो ये सारी की सारी यहाँ पे चीजें करते रहे। लास्टली जो डॉन लीक्स का आपने सरबराह बनाए थे जज साहब जो लगाए थे, तो वो किसने लगाए थे? कोर्ट ने लगा के दिए थे, आमिर मतीन या मुझसे पूछ के लगाए गए थे। और जिनके ऊपर उस वक्त 10 एतराजात उठे थे उन जज साहब पे, जिनको डॉन लीक्स का सरबराह बनाया गया था। मतलब जिसको आप बना लें, जो आपके साथ काम कर ले वो पवित्र हो जाता है, जो जनरल मुशर्रफ के साथ काम कर ले वो बुरा हो जाता है। और आपने वही बात जो कल आमिर ने की थी कि जनरल मुशर्रफ के जो पार्टनर्स थे, उसके जो वजीर थे, वो सारे के सारे आधे से ज्यादा कैबिनेट वो अच्छे हैं। आपने क्लिप्स निकाले हुए थे, मैंने कहा टाइम नहीं है याद दिलाने का। उन सारे कैबिनेट मेंबर्स के वो जो उस जमाने बातें करते थे निकाले हुए थे, फिर किस दिन चलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो कहानी है ना रामलीला, कि ये जो जनरल मुशर्रफ साहब के असर में था, ये फलां में था, तो कल अगली बार फिर क्लीन कर देते, आप इन तमाम को निकाल देते। आपके गवर्नेंस के पास 5 बंदे भी नहीं थे जिन पे एतराज ना किया जा सकता। एक चीज मैं अब आता हूँ छोटी सी स्टोरी की तरफ, लंबी कहानी में नहीं जाता, इट्स स्टार्टलिंग ये स्टोरी। हुआ ये था कि एक स्विट्जरलैंड से साहब जो हैं गैर मुल्की, वो तशरीफ लाए कुछ साल पहले, मैं कुछ साल पहले जानबूझ के कह रहा हूँ, वो आए। उनकी मुलाकात उस वक्त के सरबराह मुमलका से कराई गई।
उन्होंने ये कहा जनाब कि मैं आपको बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, $300 मिलियन के करीब पाकिस्तान की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, इन्होंने वहां पे ऑफशोर कंपनीज के जरिए इन्होंने पूरे यूरोप में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो मेरे जरिए ही की थी। इन्होंने बाकायदा उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को सीरियस लिया गया और 2 बंदे चुने गए कि आप ऐसे करें, इनकी इंफॉर्मेशन को चेक करें, काउंटर चेक करें। अच्छा, इसके बदले अब ये सवाल ये था कि वो मसूफ जो स्विट्जरलैंड से आए थे बहुत बड़े, उनको क्या इंटरेस्ट थी ये मेन कि वो क्यों आके सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे? वो थोड़ा सा ही वाज फीलिंग अ बिट बिट्रेड एंड हर्ट, कहीं पे डील में कोई मामला ठीक नहीं हुए थे। उन्होंने जनाब एक शर्त पे मैं सारी आपके साथ तामुन भी करूंगा, वेरीफाई भी करवाऊंगा कि पाकिस्तान की बड़ी जो फैमिली है तो ये कहां कहां पे किस किस इनके बिजनेस में पैसा लगा हुआ है और ऑफशोर कौन कौन सी कंपनी, सारी डिटेल दूंगा। लेकिन आप ये $300 मिलियन जो है आप फिर दोबारा री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मेरे जरिए करेंगे ताकि मुझे कमीशन मिले, ये उसकी शर्त थी। वो खैर उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें डिटेल दें। वो जनाब यहां से 2 लोग भेजे गए कि जाएं आप इनके साथ जाएं, वेरीफाई करके हैं। सर वो गए, सारे वो वेरीफाई उन्होंने चीजें की, वापस आके बड़ी मोटी तगड़ी उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उसमें तमाम डिटेल दी गई थी कि किस किस ऑफशोर कंपनी के किस किस यूरोप में पाकिस्तान के बिजनेस फैमिली के इनका पैसा लगा है, होटलिंग में है, मोटल्स में है और बहुत सारे वहां पे जो यूरोपियन वहां बिजनेस है उनमें लगा हुआ है। जब वो रिपोर्ट बड़े साहब को पेश की गई तो बड़े साहब ने उस वक्त के वजीर आजम को फॉरवर्ड कर दी। वजीर आजम साहब इनके, आपको पता है वजीर आजम साहब ये थे, वो भी थोड़ा सा उनकी इंक्लिनेशन थी शरीफ फैमिली के साथ, वो अंदर खाते राब्ते में थे। उन्होंने वो रिपोर्ट दबा ली थी, उसमें बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं स्टॉर्टलिंग इंफॉर्मेशन थी। जेटी के एक मेंबर जो हैं वो हैं जिन्होंने सारी स्विट्जरलैंड जाके ये उन्होंने तहकीकात भी की, ये तफ्तीश पहले ही वो कर चुके हुए हैं। आप इनसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं जिसपे चीखें निकल गई है ना, वो इस वाली नहीं है। वो स्विट्जरलैंड गए थे और वो रिपोर्ट पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के पास भी है। वो रिपोर्ट नैब में भी जमा करवाई गई थी सर, उनके पास भी रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। अगर कमर जमान चौधरी साहब ने दाएं बाएं ना कर दी जैसे पहले कर चुके हैं, तो वो रिपोर्टें 2-3 जगहों पे महफूज हैं। और एक जीआईटी के मेंबर जो हैं वो ये सारी उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की थी, इन्वेस्टिगेशन भी की थी, सारी चीजें कंफर्म करके आके उन्होंने यहाँ पे आके जमा करवाई थी कि ये लें जनाब कच्चा चट्ठा। तो इस वजह से जो मैं आपके पॉइंट को जरा आगे ले जाते हुए कि ये कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये जिक्र है कि ना सिर्फ कि आपने ये 4 फ्लैट्स की तफ्तीश कर ली है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक तो एफआई और नैब के पास जो ऑलरेडी मवाद मौजूद है उसका नेक्सस देखना है कि इनके एसेट्स के साथ है या नहीं है, और दूसरा फ्लैट्स के अलावा और एनी अदर एसेट्स एंड रिसोर्सेज एंड देयर ओरिजिन कि इसके अलावा भी इनके जो असासे हैं और अकाउंट नंबर हैं, कोठियां हैं, मिले हैं, वो भी इनसे पूछ लें कि वो कैसे आई थी। एक मेंबर है जिन्होंने सारी यूरोप जाके तहकीकात की हुई है, स्विट्जरलैंड से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, सारा डाटा लिया हुआ है, नैब की उन्होंने जमा करवाई है रिपोर्ट वहां पे। ये उन्हीं पे ही तकलीफ हो रही है ज्यादा कि सर जी कि ये ही नोज टू मच। ये 4 फ्लैट से ही समझ रहे थे, यहाँ 4 फ्लैट से या 400 फ्लैट्स वाला। इसीलिए तो हुसैन नवाज साहब तो कहते थे हमारे पास तो सब कुछ है, कोई बुलाए हम जाएंगे फोरम पे देंगे। हरून पाशा साहब की तरह जो टीवी इंटरव्यूज में संभाले नहीं जाते थे, अदालतें बुलाएंगी हम सारी की सारी हम उनको देंगे। एंड वी एक्सपेक्ट द कोर्ट के लगाए हुए हैं और कोर्ट इनमें से किसी को नहीं जानते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे गए हैं। वो कह रहे हैं मावरा कानून है, ये मुसद्दिक मलिक साहब मावरा कानून नहीं है, ये टीओआर का हिस्सा है कि इस 4 फ्लैटों के अलावा भी बाकी सारे एसेट्स चेक करने हैं। याद रहे कि एक मियां साहब की बेटी जो है सागडार साहब की बहू भी है, वापस पे बात करते हैं। यानी कि अब ये क्लासेस साहब ने डिस्क्लोज कर दिया कि ये 10 साल पुरानी चीखें हैं, ये अब की ताजा चीखें नहीं, क्यों निकल रही है ये भी समझ आगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला ये आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी की नई दास्तान भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम जेआईटी से मुतालिक बात कर रहे थे, हुक्मरान शरीफ खानदान जो अब इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और भाग रहा है इस तमाम तर सूरत हाल से। हुसैन नवाज साहब की जानिब से खुद ये कहा गया था कि सारे सबूत, सारे फिगर, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जरूरत पड़ेगी तो सबूत सामने रखेंगे, लेकर आएंगे। वो पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। देखिए जी, मैं आपको जब एक तरीका जो है बता चुका हूँ, तो आप उसकी जो है अपना मुझसे फिगर्स आप क्यों पूछते हैं? जब यानी अपना कभी जरूरत पड़ी साबित करने की तो कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात
जरूरत पड़ेगी तो क्लासा वो साबित करेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं बिल्कुल वो साबित करेंगे और वो साबित कर भी रहे ये हैं। हैं वो असासे, ये हैं वो जराए, जिसके जरिए ये मिलें ली गई। आमिर साहब खुरा जो है ना स्विट्जरलैंड के उनकी तरफ जा रहा है, जो मैंने पहले कहा था। और ये भी बताता जाऊं, जो उस दौर के चेयरमैन नायब थे उनको भी, जो अखबारात में खबर भी आई है, उनको भी बुलाया गया था, जेएटी ने बुलाया था और उनसे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी, क्योंकि उस वक्त जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए अफसर भेजे गए थे स्विट्जरलैंड, उस वक्त वही चेयरमैन थे यहाँ पे। लिहाजा आई होप एक्सपेक्ट वो चीज़ें जब सामने आएगी हम करेंगे कि उनसे ये क्वेश्चन भी किया गया होगा कि वो बताएं जी वो नायब की रिपोर्ट किधर है, जिसमें सारी उधर से नायब को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, नायब की नहीं थी, नायब को रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि ये ले इस पे तहकीकात बढ़े। तहकीकात नहीं बढ़ सकी, वो स्टोरी किसी दिन और के लिए रख ले, उसके पीछे भी कहानी है। सही है क्लास साहब, ये तो अंदर के हालात हो गए ना। अब जरा आमिर साहब, हम खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। पाकिस्तानियों के टैक्स हासिल कर सकते हैं, 56 अरब रुपया खर्च कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान को आलमी सतह पर किसी जगह पे नहीं खड़ा कर सकते। हम तनहा खड़े हो गए हैं। सिर्फ ये वजारत खारजा के फेलियर्स नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर खुद जो है उनके पास पोर्टफोलियो है फॉरेन मिनिस्टर का, तो ये गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि पिछले चंद दिनों में हमें 3 बड़े बैनुल अक़वामी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड झटके लगे हैं। तीसरा कौन सा है? पहला सबसे तो कुलभूषण यादव वाला लगा कि हमने कुलभूषण यादव पकड़ के दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे थे कि जनाब ये देखें, हम जो कहते हैं ये हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी ये सेबोटाज कर रहे हैं और ये फाटा में भी कर रहे हैं और ये तालिबान में मिले हैं, तो ये देखें हमारे पे इल्ज़ाम लगता है, मगर हम तो खुद विक्टिम हैं। ये उल्टा वो इस तरीके से केस हैंडल किया गया कि वो लग रहा है कि जनाब हम बड़े जालिम सफाक लोग हैं कि एक कुलभूषण यादव जैसा मासूम सा आदमी जो है हमने पकड़ के उसको ट्रायल प्रॉपर नहीं दे रहे और उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे और रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाह रहे और उसको फांसी लगा रहे हैं। ये बहरहाल उसके जो भी कानूनी मामले पे नहीं जा रहा, ये उसकी सियासी और डिप्लोमेटिक जो परसेप्शन बन गई वो ये बन गई है। और अटॉर्नी जनरल साहब को मैं सुन रहा था कि उनसे पूछा गया कि जनाब आप इतने अहम केस पे क्यों नहीं साथ गए, तो उन्होंने कहा वो मेरा लाहौर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस था, नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो कुलभूषण यादव। उसके बाद अभी ये सऊदी अरेबिया का जो फियास्को हुआ है, हम चाह रहे थे कि उसका हमें जवाब दिया जाए कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने जाके जो अपनी पोजीशन थी ईरान और सऊदी अरेबिया को जो बैलेंस करने का हमें कहा गया था करेंगे, और वो वहाँ पे जो एजेंडा टोटली एंटी टेररिज्म का बताया गया था वो बनने की बजाय वो एंटी ईरान बन गया। तो इतनी बड़ी जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की पिवट रही है बैलेंस करना सऊदी अरेबिया ईरान में, अगर वो तब्दीली आ गई है तो उस पर उन्होंने एक स्पीच करनी थी। वो हमें अभी भी नहीं बता रहे कि उन्होंने वो क्यों स्पीच नहीं की, क्या या अमेरिका के कहने पे नहीं की या सऊदीज के कहने पे नहीं की, या हमारी अपनी मूड चेंज हो गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पीच शेड्यूल्ड थी और नहीं हुई। बाकी मैं इतला दे दूं कि तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को रिलेटेड अलर्ट किया गया था, नोटिस पे थे वो कि जनाब इस वक्त तकरीर होगी, पीटीवी का सारा स्टाफ बैठा हुआ था। तो हमारे वहाँ पे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जनाब हमें तो कहा गया था कि इसको स्पीच को इस तरीके से दिखाना है कि भुट्टो साहब की 1974 की लोग भूल जाएं कि हमने तस्खीर कर लिया समिट मीनार की तरह जो है ना वो वाला 1974 वाला इस्लामिक समिट, तो इसकी तस्खीर की पूरी प्लानिंग हुई भी थी, हम तो स्टैंड बाय बैठे हुए थे यहाँ पे। तो वो तकरीर का अभी तक जवाब नहीं दे रहे, ना पार्लियामेंट को ना मीडिया को ना किसी को अभी तक वो नहीं आया। अब ये लेटेस्ट झटका लगा है कि सानिया निश्तर जो है कि जो कि ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, काबिल हैं, मगर ये मुल्क को एक किस्म का झटका लगा है कि उनको जो है ये WHO का हेड बनना था, यूनाइटेड नेशंस का, बहुत ही यूनिसेफ और बाकी इदारों की तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सेहत के जब बहुत मिसाइल हैं, हम बड़े रेलेवेंट केस था, हमें ये तासुर दिया गया था कि जैसे वो जीत रही हैं, ये काफ़ी दिन से चल रहा था, और वो ना सिर्फ कि हारी हैं, बहुत बुरे तरीके से हारी हैं कि हमें 185 जो वोट पड़े उसमें सिर्फ 38 उनको वोट पड़े और वो पहले राउंड में ही फारिग हो गई। 185 और इथियोपिया के जो जीते हैं उनको 133 वोट, इनसे तकरीबन 100 ज्यादा हो गए आमिर साहब, इनसे 100 ज्यादा। और उसमें मजीद ये बुरी बात ये थी कि वो जो दोनों थे वो शायद प्राइवेट कैंडिडेट थे, वो बरतानिया के या इथियोपिया के ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थी, इनको पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बना लिया हुआ था।
और उसके बाद इतनी लॉबिंग हमें बताया गया कि जी हो रही है, बड़ी मेहनत हो रही है। तो जिस तरह हमें पहले हम बताते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की काउंसिल का याद है ना कि पाकिस्तान की मेंबरशिप इतने सारे मेंबर्स में एक भी नहीं, छोटे छोटे भूटान का भी मेंबर सिलेक्ट हो गया था, हमारा एक मेंबर ही सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में ये दूसरा झटका लगा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सस्ती शहरत जो अगर देखें सोशल मीडिया पे कि जी वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। आप क्या बता रहे थे कितने पैसे खर्च हुए थे रिसेंटली? $1 लाख लगाए गए थे, फिल्म फेस्टिवल करवाया न्यूयॉर्क में, $1 लाख। और वहाँ पे जो बड़े अफसर हैं न्यूयॉर्क में, सारे पाकिस्तानियों ने ही आपस में रिश्तेदारों ने बैठ के सबने देखे और कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अपना फ्लैट उन्होंने रेनोवेट करवाने के लिए, बहुत बड़ी शख्सियत है न्यूयॉर्क की, हमारे ये कॉन्सुलेट की, $60,000 की रेनोवेशन करवाई अपने फ्लैट के लिए। पैसा देखें मैं तो कह रहा हूँ कि ये और लॉबिंग देख लें, अब स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये। आप इसमें कह लें कि हमारे सफारत खानों का कितना इसके अंदर और 55 बिलियन फॉरेन ऑफिस की क्या कोताही रही है, गवर्नमेंट की कोताही रही है। समबडी शुड एक्सप्लेन, हमें बता दिया जाए कि हमारे टैक्स पेयर्स की पैसा है और ये जो हमारी अब बेइज्जती करने का मजाक ही बन गया है। कोई सऊदी अरेबिया में चपेड़े मार जाता है हमें, कोई न्यूयॉर्क में चपेड़े मार जाता है। अब तो थोड़ी ये कोई बाइज्जत मुल्क है, न्यूक्लियर कंट्री है, फलाना है। हमें एक तरफ तो बड़े दावे किए जाते हैं, एक तरफ ये हाल हो गया है कि ये टोटली आई थिंक इट इज एन इंसल्ट टू दिस कंट्री। ये बाकी क्लास आप एक्सप्लेन करेंगे। मेरा तो लास्ट में मैं कह दूं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तो चलो नहीं था, हमारी पार्लियामेंट में इतना हमारा अथॉरिटी नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के उन मुल्कों ने जिन्होंने इथोपिया के बंदे को अपना बना लिया है, हमें इसलिए नहीं बनाया कि जिस मुल्क के वजीर आज़म के खिलाफ करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर पे होनी चाहिए, उस मुल्क के शहरी को हम क्यों यहाँ पे यूएनओ की सीट पे बिठा दें? उसका प्राइम तो दुनिया के अपने मॉरल ग्राउंड से हमारे यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है ना। हमारे तो जब तक कोई लीडर चोरी, डाके, कोई स्कैंडल, कोई नैब, जेल, कोई फ्रॉड, कोई तौहीन अदालत, इन चक्रों में ना हो तो उसको तो वोट ही अवाम नहीं डालती। हो सकता है दुनिया रिएक्ट किया होगा जनाब ये इस काबिल नहीं है ये लोग के जो बैठ के वो कहते बातें, वो करोड़ों की दुकान पकौड़ों की बातें किसी से सुन लें। हम जी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क, हम जी एटॉमिक पावर, हम का जो हशर हुआ इन 4 सालों में कि सऊदी ने भी चपेड़े मारी हैं। भुट्टो साहब क्या बात कर रहे थे, 35 मुल्क आए थे उस वक्त यहाँ पे जो इस्लामी सरबराही काउंसिल होती, 35 मुल्क उनकी तरह थे। यहाँ 35 मुल्क बैठे थे और हमारा वजीर आजम की नजर नहीं आता। सो दुनिया में तो अल्लाह के फजल से हमारे जो बाबूज हैं जकूटे जिन फॉरेन ऑफिस के बड़े जकूटे बन गए। वैसे इन्होंने 55 बिलियन रुपीस पिछले 5 सालों में खर्च किया है फॉरेन ऑफिस किया। ये आपको अपनी एम्बेसीज का बजट बता रहा हूं, 55 बिलियन रुपीस इन लोगों ने खर्च किया है और निकले क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, 38 वोट। और इथोपिया वाला जो है वो हजरत जो है आपको शिकस्त दे के और हमारे इथोपिया की मिसालें दी जाती थी। सो ये थोड़ी सी मैं इस कौम से मेरी रिक्वेस्ट है, जरा थोड़े ठंडे हो जाए, औकात में आ जाए। हर वक्त मुस्लिम उम्मा, हर वक्त हम अटामिक मुल्क, हम बड़े इंपॉर्टेंट हो भाई, आपको मुस्लिम उम्मा नहीं दिए हैं। ठीक है, अभी साहब हम ब्रेक पे जाना होगा। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गर्दिशी कर्जों के हवाले से क्या इंकिशाफात मजीद सामने आए हैं, हम इस वक्त किस सूरत हाल में खड़े हैं। इसके साथ साथ आपको बहावलपुर से मुतालिक भी बताएंगे कि रियासत बहावलपुर जो कि हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में शुमार की जाती थी, आज वहां के लोग किन हालात में अपनी जिंदगी गुजारें। ब्रेक में हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब अभी मैं चाह रही हूँ कि रियासत बहावलपुर जो हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में शुमार होती थी, उनके नवाब की पाकिस्तान के लिए खिदमत और अब के बहावलपुर की सूरत हाल हम आपसे सुनना चाहेंगे। बड़ी मुख्तसर सी बहावलपुर का एक अलहदा रियासत थी और मेरा ख्याल है जो उनका ये कंट्रीब्यूशन था नवाब ऑफ बहावलपुर का कि कैद आजम ने उनको मोहसिन पाकिस्तान का उनको ये टाइटल दिया था और आज उनकी बरसी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी नौजवान नस्ल को उनके कंट्रीब्यूशन का पता होगा कि नवाब ऑफ बहावलपुर कौन थे और उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सर मोहम्मद सादिक पंजुम जी, पंजुम एक तो उन्होंने जो वहां पे एजुकेशनल जो फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की थी वो मेरा नहीं ख्याल किसी रियासत में थी। उस वक्त हिंदुस्तान के अमीर तरीन रियासतों में से इसका शुमार होता था। हिंदुस्तान के ज्यादातर जो लोग बिजनेसमैन है वो बहावलपुर जाके वहां से बिजनेस करते थे और इसको अच्छी खासी एक तगड़ी इसको समझा जाता था रियासत। वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज उन्होंने जो दी, वहां पे उन्होंने इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज कैम थे। एक लंबी डिटेल है जिस पे हम जा सकते हैं। यहां तक देखें कि जब पाकिस्तान बना
सबसे ज्यादा जो आए थे सेटलर आए थे, महाजरीन आए थे, उनको जमीनें देना, अकोमोडेट करना नवाब साहब ने किया। सही। पाकिस्तान के पास उस वक्त तनख्वाहें देने के लिए पैसे ही नहीं थे, नई नई रियासत थी, इन्होंने उनको तनख्वाहों के पैसे दिए। इन्होंने कैद आजम साहब के पास गाड़ी नहीं थी इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने अपनी जो गाड़ी थी वो थी जी। और जब कैद आजम के आखिरी दिन थे, ज़ियारा से इनको वापस लाया गया कराची, तो रहने के लिए कैद आजम के पास जो है कोई सूटेबल प्लेस नहीं थी। कैद आजम गवर्नर हाउस जाके रहना नहीं चाहते थे, तो वो इन्हीं का बंगला कराची में उनको दिया गया था कि आप उसमें रहें। और प्लस जो अहम चीजें थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करेंसी के इजरा के लिए 12 मन सोना दिया था रियासत भावलपुर ने। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के खजाने में 10 करोड़ रुपए जो है नवाब ऑफ भावलपुर ने जमा करवाए थे। और इन्होंने जैसे मैंने कहा कि अच्छे खासे स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, स्कॉलरशिप दिए, ये चीजें थी। और 1 लाख से ज्यादा महाजरीन को उस वक्त इन्होंने वहां पे आके सेटल भी किया, जमीनें भी दी। और सबको यहां पे भावलपुर के अफवाज जो है वो पाकिस्तान में ही शामिल कर दी गई थी, और 2 करोड़ रुपए उनके साथ उनकी तनख्वाह के लिए भी दिए गए थे। इससे अंदाजा करें ये कितनी बड़ी अमीर ये रियासत थी जिन्होंने आके इनके साथ अलायंस किया। जुल्म ज्यादती जो हुई, जब इन्होंने 1 यूनिट बनाया, उसमें रियासत भावलपुर भी उसमें गई, उड़ गई, अलग स्टेटस था, उनका अपना वजीर आजम होता, दीवान होते थे। जब इन्होंने बहाल किया, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल एलीट को दें, जिन्होंने धोखा किया उनके साथ, भावलपुर रियासत के साथ, लोगों के साथ, इन्होंने जब बाकी सूबे बहाल किए, इन्होंने रियासत भावलपुर का अलग स्टेटस बहाल नहीं किया, जो आज तक नहीं हुआ है। वो बेचारे लड़ते रहे, बल्कि यहां पे जो आपका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी भावलपुर के नुमाइंदों ने सिग्नेचर नहीं किए थे। ये कहते हैं मुतफिका है, उन्होंने नहीं किया था कि आपने हमारा स्टेटस बहाल नहीं किया। अब मैं बताऊं वहां पे क्या हो रहा है। अगली रात ये मैं और आमिर मतीन साहब पिछले हफ्ते लाहौर में थे। ये कहानी नवाब साहब की खुद सुना दें कि भावलपुर के लोग जो हैं लाहौर में आजकल आके वो गुर्बत के हाथों तंग होकर वो मालशें कर रहे हैं, वो वहां पे मजदूरियां कर रहे हैं। और गुर्बत के हाथों जितना सबसे ज्यादा ये ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं कि लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रोविंस के पंजाब में सबसे ज्यादा लेस आपके डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं आमिर साहब जरा सुनिएगा। ये कौमी असेंबली की रिपोर्ट है, उसमें भावलपुर जो है ना सर ये 4थे नंबर पे है पंजाब में जो लेस डेवलप है। पहले राजनपुर, डेरा गाजी खान, लिया, बखर, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, भावलनगर एंड खुशाब, जो सबसे ज्यादा जिसने 10-12 ये मन सोना दिया था, इस वक्त तो लेस डेवलप सबसे ज्यादा आपका गरीब है। हेपेटाइटिस का सुन लें सर कि हेपेटाइटिस के वहां पे केसेस कितने, 10% आपके वहां पे उनकी जो आबादी है हर ये डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के हेपेटाइटिस का शिकार है। ये गुर्बत की कहानी आमिर मतीन साहब खुद सुन के हैं कि भावलपुर के लोगों के पास इस वक्त वो लाहौर मजदूरियां करने जा रहे हैं, पहले उसके बाद कराची जाते थे, जहां पूरा हिंदुस्तान के मोस्टली बिजनेसमैन जाते थे। जो इतनी अमीर रियासत थी, अल्लाह के फजल से 50-60 साल बाद उनके लोग अब रातों को मालिश फरमा रहे हैं और दीगर क्विकली ऐड कर दूं कुछ और 2-4 बातें नवाब साहब के मुतालिक कि इनको जो है नेहरू साहब ने पूरा जोर लगा लिया था कि आप हिंदुस्तान के साथ जम कर जाएं, क्योंकि बॉर्डर भी राजस्थान का लगता था, तो उन्होंने इनकार करके उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। ये चीज़ें गिनवा चुकी हैं। पर्टिकुलरली बड़े रोशन ख्याल थे एजुकेशन और हेल्थ में, खास तौर पे वहाँ उस ज़माने में मैट्रिक तक जो एजुकेशन फ्री थी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट थी भावलपुर में। और लोगों को अक्सर शायद ना पता हो, 500 एकड़ उन्होंने ये सादिक पब्लिक स्कूल के लिए दिए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जमीन भी उन्होंने दी, पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीन भी उन्होंने दी। अगर तो जम करने से लोगों का कुछ बेहतरी कर देते तो ज्यादा अच्छी बात थी, वरना ये जो नवाब साहब को हम मिलके आए हैं बेचारे को लक्ष्मी चौक में वो जो धक्के खाता फिर था, वरना फिर ऐसे नवाब ही बना दिए सारे। ठीक है क्लास साहब, गुज़िश्ता रोज एक बड़ी दर्दनाक किस्म की खबर, जिसे हम दर्दनाक किस्म की कहानी कहेंगे, एक वालिद ने बच्चे की नौकरी के लिए खुदकुशी कर ली। क्या वालिदैन खुदकुशियां करेंगे फिर बच्चों को मुलाजमत नहीं? ये पाकिस्तानी लीड का पाकिस्तान। अभी मैं इमरान खान की तकरीर हम सुन रहे थे कंदकोट में, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। ये चौधरी निसार अली खान साहब की वजारत है, जो 2-4 घंटे हमें आजकल सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन के लिए बादशाह तुले हुए हैं, जो खुद किसी दौर में ISI पे, आर्मी पे, ख्वाजा आसिफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या क्या तबरे नहीं पड़े पाकिस्तानी फौज और ISI पे। आज सबसे ज्यादा बड़े डिफेंडर वही बने हुए सोशल मीडिया पे जनाब। जिन लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी वो उनके लिए ये अर्ज है कि एक आदमी जो है नायब कासिद जो है रिटायरमेंट पे अपने बच्चे को लेके गया कि खुदा के लिए मेरे बाद इसको नौकरी दे दे। उन्होंने कहा जनाब रिटायरमेंट पे नौकरी तो नहीं मिलती है, अगर आप मर जाएं तो फिर मिल सकती है, कानून में ये है। उसने छत से नीचे छलांग लगा के ये इस्लामाबाद में लगा दी।
कि ताकि उसके बच्चे को नौकरी मिल सके। तो ये वाकया एक छोटा नहीं है, दिल दहला देने वाला है, जो कि इस वक्त के पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हालात बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक है। हर रोज लोग इस तरह छतों से गिर के मर रहे हैं। ठीक है, इसके क्लास का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास था वो आज वक्त की कमी की वजह से आपके सामने मुकम्मल तफसीलात नहीं रख सके। इंशाअल्लाह कल हम गर्दिशी कर्जों के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।